बुलेटिन के आगाज में ही आपको बताएं कि भारत ने 2 पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दिए। आपको बताते चलें कि दोनों सिविल कैदियों को सजा पूरी होने पर रिहा किया गया है, जबकि दोनों कैदियों को वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। जी बिल्कुल, दोनों कैदियों को वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स हुकाम के हवाले किया गया है। भारत ने 2 पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दिए हैं। दोनों सिविल कैदियों को सजा पूरी होने पर रिहा किया गया है और दोनों कैदियों को वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स हुकाम के हवाले किया गया है। पंजाब में पुलिस जेल अदलिया के लिए नए माली साल का तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया गया है। जेलों में तैनात मुलाजमीन को फैमिली मेंबर्स के लिए घर फराहम किए जाएंगे। महकमा दाखिला, पुलिस, अदालतों, जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा, जबकि पंजाब की जेलों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा। दफातर और घरेलू इमारतों की तामीर जदीद तर्ज पर की जाएगी, जबकि स्कीम्स को बर वक्त मुकम्मल करने के हवाले से 80% फंड जारी किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, क्या तफसीलात हैं? नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों का बजट जो है उसकी प्रपोजलें पीएनडी बोर्ड को अरसाल की जा रही हैं। तो एक पब्लिक बिल्डिंग का एक सेक्टर होता है और इसके लिए इसमें पंजाब की जो पुलिस है उनके डेवलपमेंट का बजट, जेलों के डेवलपमेंट का बजट, होम डिपार्टमेंट के लिए जो डेवलपमेंट का बजट है उसकी एलोकेशन जो है वो की जाती है। तो इस रवा माली साल के दौरान अब नए जो 2023 तक का जो प्लान तश्कील दिया गया है उसमें 71 अरब के जारी मनसूबाजात जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। लेकिन इसमें अगर जो एलोकेशन देखी जाए कि नए माली साल में एलोकेशन कितने की जाए तो उसमें से पंजाब असम्बली के लिए 1 अरब से ज़्यादा के फंड मुख्तस किए गए हैं और पंजाब पुलिस के लिए जो डेवलपमेंट सेक्टर्स है उसमें यानी कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की तमीर के लिए 3 अरब से ज़्यादा का बजट जो है वो मुख्तस किया गया और जेलों में मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर्स के प्रोग्राम की तकमील के लिए 1 अरब से ज़्यादा का बजट जो है उसकी एलोकेशन की जा रही है। और इसी तरह पंजाब के जो GORs हैं यानी कि सरकारी ऑफिसर उनकी रहाइश गाहों की और मिनिस्टर की रहाइश गाहों की तज़ीन और रहाइश के लिए बजट जो है उसको भी एलोकेट जो है वो किया जा रहा है नए माली साल के बजट के दौरान। और इसमें ना सिर्फ जेल बल्कि अदलिया के बजट जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं जिसमें कोर्ट्स की रेनोवेशन, उनकी तज़ीन और रहाइश के मनसूबाजात वो भी शामिल हैं। तो इसके लिए 71 अरब का प्लान तो अगले 5 साल के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी रवा माली साल के दौरान जो एलोकेशन है वो 20 अरब से ज़्यादा की जाएगी ताकि इस बजट में इसको फंड मुकम्मल तौर पर जारी हो सके और इसका इस्तेमाल हो सके जो बिल्डिंग सेक्टर्स है उसमें पुलिस, अदलिया, जेल और दीगर होम डिपार्टमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। होगा नजरसानी बिल कब पेश होगा, किसी को कुछ पता नहीं। नजरसानी बिल आने वाले इजलास में पेश भी किया जाएगा या फिर नहीं, इसका भी फैसला नहीं हो सका है। आपको बताते चलें कि अरकान असम्बली तनख्वाहों का नजरसानी बिल कब पेश होगा किसी को कुछ पता नहीं है, बल्कि नजरसानी बिल आने वाले इजलास में भी पेश किया जाएगा या फिर इसका फैसला नहीं हो सका। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कजाफी बट से। कजाफी बट, बताइएगा आखिर क्या वजह है कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों के बिल का कोई फैसला नहीं हो सका? जी बिल्कुल जी, अरकान असम्बली की जो तनख्वाहों का जो मामला है जो बिल गुज़िश्ता सेशन के अंदर मंजूर किया गया था और जिस पर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से खासी जो है वो नाराज़गी का भी इजहार किया गया। अब उस बिल के बारे में अभी तक ये तय नहीं किया जा सका कि क्या उस बिल को जो है अगले हफ्ते जो सेशन आ रहा है, पंजाब असम्बली का इजलास आ रहा है, उसके अंदर ये पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो सका और नजरसानी शुदा जो बिल है उसके बारे में जो है ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर से जो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो उसके अंदर सहूलियत रखी गई थी, जो उन्हें मिराद दी गई थी, वो तो निकाल दी गई हैं, लेकिन अरकान असम्बली की तनख्वाहों के मामले पर क्या करना है और क्या नहीं करना इसके ऊपर फैसला जो है वो भी नहीं किया जा सका है। और अरकान असम्बली ने इस बात का फैसला किया है कि वो एक कोशिश जो है और करेंगे और वज़ीर आज़म को जो है अरकान असम्बली की जानिब से ख़त लिखा जाएगा कि उस ख़त के अंदर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाएगा कि अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो हैं ज़रूर कम कर दें, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर मलूज़ ख़ातिर रखी जाए कि जो सिंध, बलोचिस्तान और KPK के अंदर अरकान की असम्बली की तनख्वाहें हैं, चले कम से कम उसके बराबर नहीं तो कम से कम उससे कम भी जो है वो जो तनख्वाहें हैं वो ना रखी जाएं। इतना बैलेंस ज़रूर कर दिया जाए कि अरकान असम्बली जो हैं वो अपनी इन तनख्वाहों के अंदर अच्छा गुजर बसर कर सकें। जो पहले वाली तनख्वाहें जिसके जो तनख्वाहें उन्हें मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा कम है और इसके ऊपर बाज़ अरकान असम्बली की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ख़त लिखेंगे और इस ख़त की रोशनी में जो है उन्हें ये दरख्वास्त की जाएगी कि वो तनख्वाहों के मामले के ऊपर
जो है वो थोड़ी सी नरमी इख्तियार करे और अरकान असम्बली को जो है वो इतनी तनख्वाहें दें कि वो सर उठा के जो है असम्बली के अंदर आ सके और अपने हल्के के अंदर भी जा सके। इसके ऊपर जो है ख़त लिखा जाएगा। ताहम फैसला ये नहीं हो पाया हुकूमत की जानिब से कि क्या वो बिल जो है नजरसानी बिल जो है। अरकान असम्बली ताहाल फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गजाफी भट्ट। ख्वाजा बरादरान के हवाले से बात करेंगे। एहतसाब अदालत ने पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा सलमान और ख्वाजा साद रफीक के जुडिशल रिमांड में 18 अप्रैल तक तौसीह कर दी है। जी बिल्कुल, अदालत के बाहर ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि वजीर खजाना असद उमर ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए पाकिस्तान दिवालिया होने का बयान दिया है। शाहीन अतीक की ये रिपोर्ट देखते हैं। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर जुडिशल रिमांड में 18 अप्रैल तक मजीद तौसीह कर दी। पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद कह रही है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। असद उमर का क्या एजेंडा है, वो मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान करके किसको क्या पैगाम देना चाहते हैं। जब मुल्क का वजीर खजाना जो खजाने का कस्टोडियन है, जब वो ये कह रहा है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो मुझे बताइए कोई इस मुल्क में पैसा लाएगा? बल्कि लोग यहाँ जो पैसा सरमायागर वो भी ले जाएगा। तो ये मुझे तो गैर मुल्की एजेंडा लगता है। उन्होंने कहा कि दरअसल इख्तिदार ना अहलों के हाथ में है, ये हुकूमत नहीं चला सकते। पाकिस्तान ना पहले दिवालिया हुआ और ना अब होगा। साद रफीक ने कहा कि हुकूमत महंगाई करके आवाम की चीखें निकाल रही है। नए पाकिस्तान में आम आदमी के लिए आहों और सिस्कियों के सिवा कुछ नहीं। लोगों की चीखें निकल गई हैं, बेरोजगारी का सैलाब है, महंगाई की सुनामी है। नए पाकिस्तान में एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। अदालत ने नैब को आहा चीमा के खिलाफ रेफरेंस जल्द पेश करने का हुक्म देते हुए मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं कि ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल मुंतखब कर लिए गए हैं। आपको बताते चले कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पहले इजलास में गौहर एजाज को मेंबरान ने चेयरमैन मुंतखब किया है। मेंबरान ने गौहर एजाज की दुखी इंसानियत के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है। और आपको बताते चलें कि ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल मुंतखब हो चुके हैं। EMS डेंटल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद शफी के तबादले का मामला एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ ने कि PA को प्रोटोकॉल ना देने पर तबादला किया गया। इसी पर बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के PA को प्रोटोकॉल ना देने की पादाश में पंजाब डेंटल अस्पताल के एडिशनल MS डॉक्टर शफीक का तबादला किए जाने के खिलाफ जो है वो पंजाब डेंटल अस्पताल में डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। और डॉक्टर्स की जानिब से आज स्याह पट्टियाँ बाजुओं पर बांध कर जो है वो काम किया गया। इस हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और इसके अलावा तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि एक तो एडिशनल सेक्रेटरी एडमन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो PA हैं मसूद, उसकी जानिब से बदतमीज़ी की गई, अस्पताल में संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो बदतमीज़ी और लड़ाई झगड़े की कोशिश की गई। दूसरा उल्टा महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक जो है वो बिल्कुल बेकसूर एडिशनल MS डॉक्टर शफीक जो हैं उनको जो है वो सज़ा जो है वो सुना दी और उनको यहाँ से उनका तबादला करके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर महकमा सेहत में रिपोर्ट करने की हिदायत की, जो कि किसी सूरत कबूल नहीं है। यहाँ पे पंजाब डेंटल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये मुतालबा है कि डॉक्टर शफीक के तबादले के अहकामात फौरी तौर पर मनसूख किए जाएँ और अस्पताल में बदतमीज़ी करने वाले PA टू एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना ये एहतजाज न सिर्फ जो है वो बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर जारी रखा जाएगा बल्कि इसका। शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रात को लाइव ऑपरेशन किया और इसमें ऑपरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई और इसमें इसको बाजियाब करवा लिया गया। तमाम के तमाम मुलजमान अरेस्ट हो चुके हैं। यूनस जो किराए के घर फ्राहम करता था वो इसमें फरार है, बहुत जल्द उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। तमाम वेपन रिकवर हैं, कैरी डब्बा मोटरसाइकिल जो इस वारदात में यूज जाती है और ये केस सक्सेसफुली सॉल्व आउट हो चुका है। और इसमें सबसे एक स्पेसिफिक बात मैं बताना चाहूंगा, मदई इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा कर ली हुई थी जो इन्होंने देनी थी और अपना मदा बाजियाब करवाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी DI साहब की सरबराही में मुगवी जो है वो अगर 1 मिनट खड़े हो जाए, मुगवी हैं जी शेखुद्दीन साहब, सामने आ जाए, इनसे पूछ लीजिए कि पुलिस की इसमें कितनी एफर्ट थी। अगर आप कुछ कहना चाहें जरा सुन लें उनकी बात।
एक एक केस काफ़ी ज़्यादा है। बताएं जी। सबसे पहले जी मैं इनका पंजाब पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेरी आंखों के सामने अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपनी जान की बिल्कुल परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। बाहफाजत मुझे उधर से सबसे पहले मुझे निकाला, फिर उन्होंने उनको पकड़ा। सारा कुछ जो भी इन्होंने किया मैं वो देख के अपनी आंखों से मैं समझ नहीं सकता था कि कोई इंसान किसी इंसान की इस तरह जिंदगी जा सकता है। ये इंसानी शक्ल में फरिश्ते हैं पुलिस वाले। पंजाब पुलिस ने जो काम किया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद इनका बहुत शुक्रगुजार, बहुत मशकूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बैठ जाइए। दूसरा केस ये कहना चाह रहे थे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सी कैंट ने बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5वीं क्लास का एक तालिब इल्म था जिसको कला गुजर सिंह में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि आपने मुलाहिजा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जौहर टाउन मलिक जगावत चौक में सड़क के दरमियान शगाफ पड़ गया है। शगाफ तकरीबन 10 फुट चौड़ा और 5 फुट गहरा है। जी बिल्कुल, इसी हवाले से जानेंगे वकार घुमन से। वकार घुमन, बताएगा क्या ज़िला इंतजामिया की जानिब से इसका नोटिस लिया गया है या नहीं? जौहर टाउन जगावत चौक में सड़क के दरमियान ये शगाफ पड़ा है, जिसका जो ऊपर से इसका डायामीटर है वो तकरीबन 2 फुट है। नीचे इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 10 फुट है और इसकी गहराई 5 फुट है। जो कि सीवरेज की जो पाइपलाइन है वो बैठने से यहाँ पे शगाफ पड़ा है और इस वक्त यहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। छुट्टी होने की वजह से तो बड़ी तादाद में ये गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। हम वासा के सब इंजीनियर तो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँच सकी। सब इंजीनियर का ये कहना है कि इस शगाफ को शाम तक पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। शगाफ जो है वो सीवरेज की गैस जो सीवरेज की पाइपलाइन है वो जो बैठ जाने की वजह से यहाँ पर पड़ा है और इसका जो डायामीटर। बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वीवीआईपी ट्रेन जिन्ना एक्सप्रेस को शुरू दिन से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिन्ना एक्सप्रेस की बोगियां चौथे सफर के बाद जवाब दे गईं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 4 रोज़ कबल लाहौर से कराची नई शुरू की जाने वाली वीवीआईपी जिन्ना एक्सप्रेस है वो अपने चौथे सफ़र के बाद ही जो है वो जवाब दे चुकी है। और आज कराची से लाहौर आने वाली जिन्ना एक्सप्रेस की जो एक बोगी है वो रास्ते में ही ख़राब हो गई, जिसके बाद आज लाहौर से कराची के लिए जिन्ना एक्सप्रेस को रवाना करने से कबल जो एक बोगी उतार कर ग्रीन लाइन की बोगी लगाकर जो है वो रवाना किया गया, जिसके ऊपर मुसाफिर थे वो सरापा एहतजाज थे। उनका ये कहना था कि टिकट जो है वो महंगे दामों जिन्ना एक्सप्रेस के ख़रीदे हैं, लेकिन कम सहूलियात की हामिल बोगी के अंदर बैठाकर कराची के लिए रवाना है वो किया जा रहा है, जिसके ऊपर शहरियों मुसाफिरों ने काफ़ी एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। और उनका यह मुतालबा था या तो हमारे टिकट रिफ़ंड किए जाएँ या फिर हमें जो जिन्ना एक्सप्रेस की बोगी है उसमें बैठाकर जो है कराची के लिए रवाना किया जाए, क्योंकि इस बोगी के अंदर वो सहूलियात मुयसर नहीं थी जो कि जिन्ना एक्सप्रेस के अंदर सहूलियात मैसर होती हैं, जिनमें कारपेटेड फर्श के साथ साथ जो बेडिंग का सिलसिला था, उसके साथ साथ जो लाइट्स और फ़ैन का मामला था वो वहाँ पर प्रॉपर उन्हें मुहैया नहीं किया गया, जिसके ऊपर मुसाफिर थे वो सरापा एहतजाज। उनका कहना था कि महंगे दामों ग्रीन लाइन महंगे दामों जो है वो जिन्ना एक्सप्रेस के टिकट है वो खरीदे हैं, लेकिन अब गैंग को इंतजार करने के बाद जब ट्रेन आई है तो हमें पुरानी बोगी की हामल जो ट्रेन जिसके ग्रीन लाइन के जो डब्बे नस्ब किए गए हैं उस पर बैठाकर वापस जो है कराची रवाना किया जाए, जिसके ऊपर मुसाफिर काफ़ी सरापा एहतजाज भी थे। और एक पुली है वो भी खुल चुकी है। रेलवे इंतजामिया ने जो है उजरत के बाइस पुराने डब्बों को रेनोवेट कर जो है वो ग्रीन लाइन जिन्ना एक्सप्रेस को चला दी, लेकिन आए रोज़ उसके अंदर ख़राबी है वो मामूल बनता जा रहा है। और आज भी जो एक बोगी है वो ख़राब होने के बाइस ग्रीन लाइन की बोगी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। हम खबर देंगे आपको बजट करोड़ों का, एथलीट्स के लिए रिहाइश और खुराक के नामुनासिब इंतजाम। पंजाब गेम्स में शामिल 15 एथलीट्स को एक ही कमरे में सुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, फर्श पर सो रहे हैं, पंखा कभी चलता कभी नहीं चलता। एथलीट्स की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। मनासर आप देख सकते हैं, इफ्तिताही तकरीब की रात बदबूदार खाना दिया गया, सुबह बुखार में मुकाबला खेल ले आए। एथलीट्स की जानिब से ये कहा गया है कि 3 दिन से आए हैं, अब तक सिर्फ एक दिन के 550 रुपए मिले हैं। मजीद आपको बताते चले कि एथलीट्स का क्या कहना है, बजट करोड़ों का एथलीट्स के लिए। और अभी आपको बताएं कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की इशरा मार्केट में कार्रवाई हुई है और कस्टम्स की टीम ने स्मगलशुदा कर्टन क्लॉथ और सोफा क्लॉथ की भारी खेप बरामद कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने इचरा मार्केट में छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से एक गोदाम से लाखों रुपए मालियत का कपड़ा है जो कि बहके सरकार जब्त किया है। इसमें सोफ़ा क्लॉथ और कर्टन क्लॉथ की भारी खेप है जो कि कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने बरामद करके यहां पे शानू स्टूडियो में मुंतकिल कर दी है। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम के मुताबिक स्मगलशुदा कपड़े की मालियत जो है ये तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि 3 टन के करीब ये कपड़ा है जो कि कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने बहके सरकार जब्त किया है। कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम में सुपरिटेंडेंट नासिर तारड़, इंस्पेक्टर शाहनवाज लंगड़ियाल, इंतखाब आलम समेत दीगर शामिल थे। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम का कहना है कि इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही हैं और शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो स्मगलशुदा कपड़े का कारोबार हो रहा है उस हवाले से जो है वो कस्टम ने क्रैकडाउन का सिलसिला तेज कर। आपका बहुत शुक्रिया। नई हुकूमत, नया दौर और महंगाई भी नहीं है। अद्वियात और अशिया खुरानोश के बाद अब बिजली भी महंगी हो गई है। बिजली सार्फिन अब 5 अरब 20 करोड़ रुपए का नया इजाफी बोझ बर्दाश्त करेंगे, जिसके बायस बिजली का 81 पैसे फी यूनिट महंगा हो गया है। शाहिद नदीम सिप्रा की ये रिपोर्ट देखते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा के मुताबिक गैस की कीमतें बढ़ने से 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा, जबकि फरवरी में पानी से 22.77% बिजली पैदा की गई। CPPA हुकाम के मुताबिक कोयले से 17.46% और गैस से 23.85% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 16.89% बिजली पैदा हुई। वाज़ेह रहे कि CPPA ने बिजली 1 रुपए 23 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज दी थी। नई कीमतों का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। शाहिद सिप्रा, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, तब्दीली सरकार के आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। सोना, अशिया ज़रूरिया, ब्रायलर चिकन और अद्वियात की कीमतों में होशुबा इजाफे ने शहरियों का भुरकस निकाल दिया है। तब्दीली सरकार से नाला आम शहरी, सनतकार और ताजिर फट पड़े हैं। तब्दीली सरकार के दौर में महंगाई के नए रिकॉर्ड्स कायम हो गए। सोना, ब्रायलर मुर्गी, अद्वियात की कीमतों में 100 से 300% तक इजाफे ने शहरियों का भुरकस निकाल दिया। मुल्क की तारीख में सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड कायम करने लगी हैं। 4 रोज में 1400 रुपए इजाफे के बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 72,400 रुपए का हो गया। कुव्वत खरीद इंसान की खत्म होती जा रही है। हमारी आवाम की मार्केटें सुनसान पड़ी हैं और गोल्ड का कारोबार ख़त्म होने को है। जो खालिस सोने का काम या वैसे जेवर का काम जो है वो टोटल ख़त्म होने को है पाकिस्तान में। जान बचाने वाली अद्वियात भी शहरियों की पहुंच से कोसों दूर हो गई हैं। अद्वियात की कीमतों में 100 से 300% तक इजाफा देखा गया। अमराज कल्ब की दवा ट्री फोर्ज की कीमत 186 रुपए से बढ़ाकर 485 रुपए, शुगर कंट्रोल करने वाली दवा की कीमत 272 से बढ़ाकर 460 रुपए, टीबी की दवा में 204 रुपए, गले के अमराज की दवा एथ्रोसिन की कीमत 548 से बढ़ाकर 921 रुपए कर दी गई, जबकि डिस्प्लिन की कीमत में 27 रुपए फी पैकेट का इजाफा किया गया है। इसी तरह ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 3 रोज के दौरान 21 रुपए महंगा होकर 244 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। महंगाई का नारा जिन ऐसे बाहर आया कि पहले जो तब्दीली का नारा दिया था, तब्दीली उल्टी दे दी है इन्होंने, कि बजाय कम करने के इन्होंने हर चीज़ बढ़ा दी है। ये तब्दीली ऐसी आई है कि लोगों के समझ लो कि खुदकुशियों की तरफ जाने के लिए लोग सोच रहे हैं। जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, कुछ नहीं चल रहे, वो क्या करें बेचारे। बिजली की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। और ये अद्वियात तो वो सेक्टर है जिसमें लोगों को सब्सिडाइज करना चाहिए। गरीब आवाम को तालीम और जो सेहत है वो तो 2 बेसिक ऐसी नेसेसिटीज़ हैं, मुफ्त टेस्ट की सहूलतें वो भी ख़त्म हो गई हैं। महंगाई के तूफान, अफरात ज़र और बेरोजगारी के सैलाब से मुतासरा शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि महंगाई के जिन को काबू किया जाए ताकि आम आदमी को भी जीने का हक मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। LDF 1 विंडो पर शहरियों को जवाबात और एतराज़ात ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी समेत तमाम शहरियों को 1 विंडो नहीं आना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA पे अब जो 1 विंडो सेल पे शहरी आते थे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होता था कि उनको एतराज़ नहीं पता लगते थे। उन पे जो एप्लीकेशंस फ़ाइल की होती थी उनके जवाबात बर वक्त नहीं मिलते थे। और बहुत सारे ऐसे शहरी थे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, उनको भी नहीं पता लगता था और टाइम जो है वो गुजर जाता था। और एतराज़ात का जवाब जमा ना कराने से, उनको नोटिस मौसूल ना होने से तमाम काम जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाता था। अब इस पर LDA ने शहरियों को बड़ी सहूलत देने का फ़ैसला किया है और तमाम
एप्लीकेशन के एतराज़ात जवाबात ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। LDA की वेबसाइट पे उसको डाउनलोड किया जा सकेगा। शहरी अपना एप्लीकेशन नंबर 1 विंडो का जो है वो उस पर लॉगिन करके न सिर्फ अपना एतराज़ देख सकेगा, अपना कोई भी जवाब जो है वो मौसूल कर सकेगा, बल्कि उसको प्रिंट आउट भी उसका लेके बाय पोस्ट या बाय हैंड जो है वो LDA में अपना जवाब दाखिल कर सकेगा। इससे जो चक्कर थे बिला वजह के LDA और शहरी जो है वो आपस में इस पे झगड़ा करते भी नज़र आते थे, मुश्किलात में भी नज़र आते थे, वो कम हो जाएंगे। और अब सिर्फ शहरियों को एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद अपने कागजात वसूल करने के लिए ही आना पड़ेगा, और बीच के दरमियान की जो कोऑर्डिनेशन है, जो कॉरेस्पोंडेंसी है, वो सिर्फ ऑनलाइन की जा सकेगी। ये एक बहुत बड़ी सहूलत का फैसला किया गया है। सोमवार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। DGLD की हिदायत पर डायरेक्टर 1 विंडो सेल और डायरेक्टर IT ने इसका मुश्तरका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। दुरे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया। फिर अभी आपको बताएं कि पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी सदर अल्लाह बख्श कैसर ने टीचर्स कॉन्फ्रेंस में सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेशन से असातिज़ा की प्रमोशन समेत ट्रांसफर और रिक्रूटमेंट पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद क्या मुतालबात हैं, जानेंगे जुनैद रियाज से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त हम शादबाग में मौजूद हैं। पंजाब टीचर यूनियन का यहाँ पर टीचर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें अहम फैसले किए गए और एहतजाज के तारीख की भी जो है वो दे दी गई है। और अल्लाह बख्श कैसर जो कि सदर हैं पंजाब टीचर यूनियन के, उन्होंने 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। उन्होंने कहा है कि उनके मुतालबात जो हैं वो फिल फॉर जो हैं वो पूरे चाहिए। वो क्या मुतालबात हैं, अल्लाह बख्श कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 30 अप्रैल तक हमारे मुतालबात जो अभी मैंने बयान करने हैं वो ना तस्लीम किए गए तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि शादीशुदा ख़वातीन और मर्दों को यूनियन कौंसिल के नंबर देकर भर्ती किया गया और अब वो 18 अप्रैल 2018 से लेकर आज तक उनके तबादले नहीं किए गए, जो बहुत बड़ा जुल्म है। हम इस पर कई मरतबा पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। गवर्नमेंट उन लोगों का तबादले जो हैं वो फौरी तौर पर करे। नंबर 2, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको नए सिरे से तैयार किया जाए, जिसमें गलत पॉलिसियाँ शामिल करके लोगों ने ज़ाती मफादात की खातिर असातिज़ा कम्यूनिटी को परेशान कर रखा है। नंबर 3, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक ऐसी गंदी पॉलिसी है जिसमें एक स्कूल वाइज लोगों से एप्लीकेशनें ली जाती हैं, जो 100 300 200 स्कूलों में एक उस्ताद एक एप्लीकेंट अप्लाई करता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ उसका मेरिट बनाने में नाकाम हो जाता है। ये लमसम स्कूलों की तादाद दी जाए और लोग इकट्ठा मेरिट बने और टॉपर जो है उसको चॉइस दे दी जाए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ये एक राइट डिसीजन है। अगर गवर्नमेंट ने ये ना किया तो हम इस पर एहतजाज करते रहेंगे। और अगली बात यह है कि जो सेकंड शिफ्ट के स्कूल इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। और अब एक नजर पॉजिटिव न्यूज पर। Lays brings to you your favorite news. आपको बताएं कि 72वें पंजाब गेम्स के दूसरे रोज के मुकाबले जारी हैं। खिलाड़ी इंडोर और आउटडोर गेम्स में बर्तरी के लिए मद्दे मुकाबले हैं। इसी पर बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा खेलों का अहवाल। जी बिल्कुल, इस वक्त आप मौजूद हैं जिम्नेजियम हॉल में और 72वें पंजाब गेम्स के दूसरे रोज़ के मुकाबले जो हैं जारी है। आज दूसरे रोज़ इंडोर और आउटडोर खेलों का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त यहाँ पे बैडमिंटन के साथ साथ शोतोकान, उसके साथ टेबल टेनिस के मुकाबले जारी हैं। इसी तरह बैट रेसलिंग के मुकाबले जो हैं वो भी जारी हैं। अगर देखा जाए फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा और लाहौर के जो एथलीट हैं वो मुख्तलिफ खेलों में इस वक्त अपनी जो उन्होंने पोजीशन बड़ी बेहतर बना रखी है। इन खेलों के इंतजाम के हवाले से अगर बात की जाए तो 8 बरस के बाद ये गेम्स हो रहे हैं और इनके ऊपर कुछ एथलीट्स जो हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनका ये कहना है कि उनके लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए हैं, उनको वो जो इंतजाम होने चाहिए थे उस तरह के नहीं किए गए हैं। कुछ एथलीट्स का ये कहना है कि उनको रहाइश का मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। इसके साथ साथ अगर इन गेम्स मुकाबलों के मैदान के अंदर बात की जाए तो एथलीट्स में जोशो खरोश भी पाया जाता है और उनका ये कहना है कि उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है वो इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करें और उसके बाद नेशनल सतह के ऊपर जब नेशनल गेम्स हों तो पंजाब की नुमाइंदगी करें और उसके बाद फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए इंटरनेशनल सतह पर हो जाए। तो इन गेम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो 1500 मेडल्स के लिए ये 3000 के करीब एथलीट और ऑफिशियल जो हैं वो मध्य मुकाबले हैं। 2500 खिलाड़ी हैं, जबकि 500 के करीब जो ऑफिशियल्स हैं इन खिलाड़ियों के साथ कोचेज, उनका जो केड स्टाफ है। तो 3000 एथलीट्स हैं और 1500 मेडल्स के लिए ये मुकाबला है जारी है और 4 रोज तक ये मुकाबले जारी रहेंगे। 6 अप्रैल को। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका।